देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कल केरलम राज्य में कहा वो बिल्कुल सही बात है। अब जिस तरीके का कांग्रेस वहां राजनीति कर रही है, पूरे देश में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है। सिर्फ कांग्रेस को कोसना अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। देश के प्रधानमंत्री को यह लगता है कि कांग्रेस को गाली दो, कांग्रेस को कोसो, पंडित नेहरू के ऊपर प्रश्न खड़ा करो, हमारी जिम्मेवारी पूरी हो गई। प्रधानमंत्री जी सिर्फ कांग्रेस को कोसना अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। देश के प्रधानमंत्री को यह लगता है कि कांग्रेस को गाली दो, कांग्रेस को कोसो, पंडित नेहरू के ऊपर प्रश्न खड़ा करो, हमारी जिम्मेवारी पूरी हो गई है। और प्रधानमंत्री जी का लगातार इस प्रकार का बयान आते रहता है। जो पश्चिमी देश में जो युद्ध हो रहे हैं उसमें कांग्रेस की भूमिका क्या है? प्रधानमंत्री जी बताएं। भूमिका तो आपकी है, और पश्चिमी देशों के युद्ध में कांग्रेस ने अपनी भूमिका अदा की है। आदरणीय स्वर्गीय राजीव जी ने मध्यस्थता जाकर के किया है, जबकि हम सरकार में नहीं थे, कांग्रेस सरकार में नहीं थी, उसके बावजूद मध्यस्थता करने का काम कांग्रेस ने किया है। तो प्रधानमंत्री जी को यह पता नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पे प्रधानमंत्री जी हमें गाली दें। अगर हमें गाली देना, कांग्रेस को कोसना, पंडित नेहरू पे प्रश्न खड़ा करना, अगर लगता है मोदी जी को कि इससे उनकी जिम्मेवारी का निर्वहन हो रहा है, तो ठीक है, अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करे। वो उनका कहना है कि अभी जो क्राइसिस का समय है, इस समय में कांग्रेस र्यूमर, हम अफवाह नहीं फैलाते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री जी आपके लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं। हम तो क्राइसिस के समय हमेशा देश के साथ, आपके साथ खड़े रहे हैं। पाकिस्तान के साथ जब हमारा युद्ध चल रहा था, हमारी सेना ने जब पराक्रम दिखाने का काम कर रहा था, तो भी हम आपके साथ खड़े थे और हम यह कह रहे थे कि पाकिस्तान को आप सबक सिखाओ। संपूर्ण विपक्ष आपके साथ था, कांग्रेस पार्टी आपके साथ थी। नतमस्तक तो आप हो गए डोनाल्ड ट्रंप के आगे, और नतमस्तक होकर के आपने सीज फायर करवा दिया। क्यों करवा दिया आपने सीज फायर? तो कांग्रेस तो हमेशा देश के साथ खड़ी रही है। देश के जहां बात होगी, कांग्रेस हमेशा देश के साथ है। हम राजनीति नहीं करते देश के लिए, देश के खिलाफ। तो हमें यह लगता है कि प्रधानमंत्री जी को यह समझना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि यूडीएफ और एलडीएफ दोनों बीजेपी से घबरा रही है कि बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो इनके जो कारनामे हैं उनको उजागर करेगी। देखिए, हमें लगता है कि घबराने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को है। अब कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से घबरा नहीं रहा है। हाँ, आप जरूर प्रधानमंत्री जी यह कर रहे हैं कि आप कैसे घबराओ, तो आपके दरवाजे ईडी भेज रहे हैं, आपके दरवाजे सीबीआई भेज रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। लेकिन अब कोई नहीं प्रधानमंत्री से घबरा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सारी पोल, सारी सच्चाई एपेस्टिन फाइल से लेके मोदी नामा तक में खुल चुका है। इसलिए अब घबराने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, जनता सब जानती है। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने रेजिम में असम का डेमोग्राफी चेंज कर दिया। तो आप 12 साल से सत्ता में हो अमित शाह जी, बॉर्डर आपकी जिम्मेवारी पे है, तो आप बताओ कि कितना डेमोग्राफी को आपने सुधारने का काम किया। तो आप तो कुछ किए नहीं 12 सालों में। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के ऊपर सिर्फ प्रश्न खड़ा करना, पंडित नेहरू को गाली बकना, ये देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। उन्हें लगता है कि देश की जनता इसलिए हमें वोट दी है। अरे भाई, देश की जनता आपको वोट इसलिए दी है कि आप देश की बॉर्डर की सुरक्षा कर पाओ। आप ही ने कहा था कि एक के बदले 10 लाएंगे, आज तक एक के बदले 2 नहीं ला पाए, बल्कि आप तो झुक गए, आप नतमस्तक हो गए। नहीं, मुझे ही लगता है कि बीजेपी अगर सत्ता में है
तो सिर्फ मछली अंडा नहीं, दाल भी मिलना दुर्भर है, गैस भी मिलना दुर्भर है, सब्जी नहीं मिल पा रहा है। लोग पाषाण युग की ओर बढ़ रहे हैं। फिर से गोईठा लकड़ी पे देश की आवाम आ गई है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मछली और अंडा नहीं रोकेगी, तमाम चीजें रोक देगी। जो देश की जनता की बुनियादी चीजें हैं उसे भी खत्म करने का काम करेगी। एक तरफ क्या लगता है, पाकिस्तान का मध्यस्थता कौन स्वीकार करेगा? पाकिस्तान तो दलाल देश है और स्वयंभू अपने आप को पाकिस्तान यह कह रहा है कि हम मध्यस्थता करेंगे। मतलब मुंह ऐसा मुंह ने ठन्नी गोर लगाई, ये झारखंड में कहावत है। वही स्थिति में पाकिस्तान है। कोई पूछ नहीं रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान जबरन कॉलर खड़ा किए हुए कि हम मध्यस्थता करेंगे, हम मध्यस्थता करेंगे। पाकिस्तान का मध्यस्थता मान कौन रहा है? पाकिस्तान का मध्यस्थता मोदी जी के मित्र माने डोनाल्ड ट्रंप, जिसके लिए व्हाइट हाउस में रेड कारपेट बिछाया गया था, डोनाल्ड ट्रंप जी ने बिछवाया था। तो वो मान जाए, डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रोक दें। ईरान ने तो कह दिया कि हम पाकिस्तान का मध्यस्थता नहीं मानेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप माने, जाके बात करे पाकिस्तान। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कल केरलम राज्य में कहा वो बिल्कुल सही बात है। अब जिस तरीके का कांग्रेस वहां राजनीति कर रही है, पूरे देश में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, देश के पास कोई एलपीजी की बड़ी क्राइसिस है जिसके कारण पैनिक बुकिंग के कारण लाइंस देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस देश में अफरा तफरी का माहौल फैलाना चाहती है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है, न तेल की कमी है, न डीजल की कमी है, एलपीजी की भी कमी नहीं है। अब दूसरे देशों से तुलना करें ना, पाकिस्तान में 4 दिन का वर्किंग डे हो गया है, स्कूलों कॉलेजों में 2 हफ्ते की छुट्टियां कर दी गई है, वर्क फ्रॉम होम है, कई देशों में राशनिंग कर दी गई है, कई साउथ ईस्ट एशिया के देशों की हालत खराब है। लेकिन भारत में पेट्रोल पंप में कोई कमी नहीं है। एक दिन कांग्रेस के एक नेता के बयान के बाद पेट्रोल पंप में भीड़ लग गई थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये झूठे हैं कांग्रेसी और इनकी आदत है देश में अफवाह फैलाने की, वो भीड़ थम गई। एलपीजी में भी अब नॉर्मलाइज हो रहा है, क्योंकि पैनिक बुकिंग करवा दिया था कांग्रेस के नेताओं ने ये कह के कि एलपीजी ही नहीं है देश में। और ये भारत की शानदार कूटनीति है कि ईरान और इजराइल दोनों की सम्मति से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे आधा दर्जन एलपीजी टैंकर्स और क्रूड ऑयल के टैंकर्स आ गए हैं। तो कांग्रेस को देश हित में राजनीति करनी चाहिए, भ्रम फैलाने की राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो लॉकडाउन तक लगाने की बात कर रहे थे, जिसको स्पष्ट किया केंद्र सरकार ने कि ऐसा कोई दूर दूर तक इरादा नहीं है। बीजेपी से इसलिए घबरा रहे हैं कि बीजेपी या एनडीए आएगी सत्ता में तो इनके जो कारनामे हैं उनको उजागर करेगी। देखिए, एलडीएफ के शासनकाल में जिस तरीके का लूट खसोट हुआ और कांग्रेस के यूडीएफ के शासनकाल में भी जिस तरीके का भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोलता था, तो अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है केरलम में। और हमारा मानना है कि हम तो भाई फाइट में वहां हैं, और मुझे लगता है इतिहास में पहली बार ऐसी फाइट में है कि एलडीएफ भी कह रही है कि अब यूडीएफ की बी टीम है और यूडीएफ भी कह रही है कि अब एलडीएफ की बी टीम है। यानी दोनों दल मान रहे हैं कि हम फाइट में हैं, तभी एक दूसरे की बी टीम बनाकर वोटों को पोलराइज करने की बात करें। नहीं साहब, हम केरलम की जनता के ए टीम हैं। और आप चुनाव परिणाम आने देखे, पहली बार शानदार सफलता का आपको झंडा गाड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में बीजेपी दिखेगी। अमित शाह ने और डेमोक्रेटिक चेंज असम में उसके आरोप लगाया। देखिए, बड़े पैमाने पर असम में घुसपैठियों को आई कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड उपलब्ध कराया था कांग्रेस की सरकारों ने। कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया था। गौरव गोगोई के पिता बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे। उस समय सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण, इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के कारण घुसपैठियों को दामाद बना दिया था। साहब, कांग्रेस में एक दामाद वाड्रा जी थे, पर दूसरे दामाद घुसपैठी हैं।
और जिस तरीके की राजनीति इन्होंने की है, ये तो असम के असमिया मुसलमानों का हित किया, क्योंकि ये घुसपैठिए तो बड़े तेज होते हैं और इन घुसपैठियों ने जो स्थानीय मुसलमानों के लिए योजनाएं चलती हैं, 15 सूत्री स्कॉलरशिप की योजना, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने की योजना, जो अल्पसंख्यक बैंक से ऋण मिलता है, वो सारी योजनाओं को तो हथियार रहे हैं जो मियाँ मुसलमान है, बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठिए वो। और कांग्रेस वहां के स्थानीय मुसलमानों के लिए कुछ नहीं बोल रही, अपने दामाद घुसपैठियों के लिए जरूर खुलकर आ रही है। ममता बनर्जी ने कहा, जनता को आगाह किया है कि फिश और एग मतलब मछली अंडे नहीं मिलेंगे। मतलब ममता बनर्जी जी भी राजनीति को इतना गर्त में ले जाती हैं, जो फिश और अंडों की बात करिए वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा साहब? हमारे देश ने तो विशेष जो एक्सपोर्ट नीति तय की है, उसके तहत वहाँ पश्चिम बंगाल में जो झींगा मछली होता है उसका बहुत बड़ा हब है। अब उसको तो अमेरिका में एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा मार्केट मिल गया, टैरिफ भी 18% हो गए, बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट मिला। और बंगला मानुष के जो भोजन में शुमार है मछली, उसको ममता दीदी तो क्या, वो कोई भी नहीं छीन सकती है। लेकिन जब राजनीति अंडे और मछली पर आ जाइए तो ये इनको समझ में आएगा ना, वो कहावत है नहीं कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो ममता दीदी अपने तानाशाही के अंतिम दिनों को याद कर रही हैं, वो अंतिम सांसें ले रही हैं। उनकी राज सत्ता, अब वो सत्ता जाने वाली है, इसलिए अब ये अंडे पे आ गई, मछली पर आ जाएंगी, कल गाय पे आ जाएंगी, सुअर पे आ जाएंगी, ये कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि ये मानसिक संतुलन खो बैठी है हार को देखकर। गल्फ वार, दूसरी तरफ वहाँ ग्राउंड ऑपरेशन की आहट मिल रही है। करीब 3,500 यूएस फोर्सेज वहाँ लैंड कर गए। देखिए, भारत की विदेश नीति स्पष्ट रूप से कहती है कि हम दोनों देशों को, लगातार कह रहे हैं दोनों पक्षों को, इनफैक्ट अमेरिका, इजराइल और जितने उनके साथ लड़ रहे हैं, और एक तरफ ईरान को कि डिस्केलेट कीजिए साहब। इस एस्केलेशन से सिर्फ निर्दोष लोग मरते हैं, इकॉनमी तबाह होती है, आपकी इकॉनमी पे असर होगा, गल्फ ऑफ हॉर्मुज पे असर पड़ रहा है, विश्व की इकॉनमी में मंदी आने की संभावना पूरे तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो युद्ध से किसी का भला नहीं होता है। डिस्केलेशन की अपील भारत के प्रधानमंत्री ने भी की थी, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी की थी। अब पाकिस्तान तो बेगाने शादी में अब्दुल्ला बन गया, अपनी सीमाओं की रक्षा कर लेना, वहाँ डिस्केलेट करा ले। अफगानिस्तान रोज उनकी सीमा के भीतर घुसकर तालिबान वाले मार रहे हैं, वहाँ तो डिस्केलेट करा ले, वहाँ तो स्थितियाँ को सामान्य कर ले। इस्लामाबाद में हमले करने की अब हैसियत हो गई है तालिबानियों की। अपने घर को जलता हुआ छोड़कर ये विश्व में आग बुझाने चले हैं। अब ऐसे पाकिस्तान नॉन सीरियस स्टेट है, वो टेररिस्ट स्टेट रहा हुआ है, उसकी बात का कोई असर नहीं हो गया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।